हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पाठ 6 नियुक्तिकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो भर्ती की विधि है वो क्या क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग चयन प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, क्योंकि चयन में थोड़ा भी चूक हो गया तो बहुत कठिन हो जाएगा उपक्रम के लिए। इसलिए योग्य व्यक्ति का चयन होना चाहिए, चयन प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, सुनियोजित और क्रमवार होनी चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे एक जो सामान्य प्रक्रिया है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहला जो है वो है पूर्व परीक्षण बोलते हैं इसको। इसको पूर्व साक्षात्कार बोलते हैं। और इसका प्रारंभ पिछले 2 दशकों से ही प्रारंभ हुआ है। और पूर्व परीक्षण उसी स्थिति में लिया जाता है जब प्रार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और पूर्व परीक्षण के माध्यम से भीड़ को कम कर दिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो शारीरिक क्षमता या शारीरिक मापदंड के द्वारा भी भीड़ कम की जाती है। अक्सर आप लोगों ने सैनिक भर्ती में या पुलिस भर्ती में देखा होगा कि उनका पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। पहले दौड़ाते हैं, फिर कुछ लोगों को निकाल देते हैं, फिर उसका अगला प्रक्रिया करते हैं और इसके द्वारा भीड़ को कम कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगार उपस्थित हो जाते हैं। साथ ही आप लोगों ने नीट की परीक्षा देखा होगा, जेईई की परीक्षा देखा होगा, पीएससी और यूपीएससी में भी पूर्व परीक्षण लिया जाता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि जब परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं पद के तुलना में, तो उस भीड़ को कम किया जा सके। दूसरी जो इसका स्टेप है वो है रिक्त आवेदन पत्र का प्रेषण। पूर्व परीक्षण में वांछित योग्यता रखने वाले सभी उम्मीदवारों को भर कर भेजने हेतु एक कोरा आवेदन पत्र भेजा जाता है जो पूर्व परीक्षण में सफल हो जाते हैं। यह फॉर्म जो है अत्यंत वैज्ञानिक और तकनीकी ढंग से बनाया जाता है और इसमें मुख्य मुख्य जानकारी मांगी जाती है। व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, मनोवैज्ञानिक जानकारी और कार्य की योग्यता से संबंधित जानकारी। इसके बाद जो तीसरा चरण होता है वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। इसको सप्त बिंदु परीक्षण भी कहा जाता है, 7 पॉइंट टेस्ट भी कहा जाता है। इस परीक्षण का प्रयोग जो है वो भी बहुतायत से अभी आधुनिक समय में हो रहा है और यह पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग पर आधारित है। वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता और महत्व पर डेल एस बीच ने कहा है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा विधिवत कार्यक्रम है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार का नमूना प्राप्त किया जाता है। और इसके अंतर्गत इस जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है इसके अंतर्गत 7 परीक्षण किए जाते हैं। पहला योग्यता परीक्षण, जिसमें उसकी सामान्य योग्यता को जांचा जाता है। उसके बाद कार्य परीक्षण किया जाता है, इसमें कार्य के योग्य है कि नहीं इसका ज्ञान लिया जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उससे टाइपिंग करा के देखा जाता है, कंप्यूटर चलवा के देखा जाता है। रोकड़िया यदि है उसके पोस्ट के लिए भर्ती है तो उसको गिनती संबंधी जानकारी ली जाती है। यदि कोई स्टेनो के लिए भर्ती होना चाहता है तो उसको शॉर्ट हैंड की जांच की जाती है। तो ये कार्य परीक्षण करके देखा जाता है। उसके बाद तीसरा टेस्ट होता है अभिरुचि परीक्षण या इंटरेस्ट टेस्ट बोलते हैं। इसमें उम्मीदवार की रुचि और आदत से संबंधित परीक्षण किया जाता है और उसकी विभिन्न रुचियों से संबंधित उसको कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं और उसमें से 25% प्रश्नों को हल करने के लिए कहा जाता है और उम्मीदवार सामान्य रूप से उन्हीं 25% प्रश्नों को हल करेगा जिसमें उसकी रुचि होगी। तो इससे ये पता चल जाता है कि कार्य के प्रति उम्मीदवार को रुचि है कि नहीं है और है तो कितना है। उसके बाद चौथे स्टेप में उसका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में उसकी पारिवारिक सामाजिक स्थिति के साथ साथ बौद्धिक और भावनात्मक परीक्षण भी किया जाता है। इस प्रक्रिया होने के बाद फिर बुद्धि परीक्षण किया जाता है और वर्तमान में ये विधि काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इसके माध्यम से सामान्य बुद्धि या विद्वता की जांच की जाती है कि उसके में उम्मीदवार में सोचने समझने की शक्ति कितनी है, वो कितना सजग है, यह ज्ञात किया जाता है।
उसके बाद उसकी भाषा की योग्यता को भी जांचा जाता है, क्योंकि उसका भाषा का बहुत महत्व है और स्थानीय क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये देखा जाता है कि उसको स्थानीय भाषा की जानकारी है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है और उसको एयरपोर्ट में या समुद्री जहाज़ में नौकरी दे दें तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता के अनुरूप भाषा की जानकारी ली जाती है कि उसको उस भाषा का ज्ञान है कि नहीं, जिससे उसका काम पड़ने वाला है। उसके बाद आखिरी स्टेप में उसका रुझान परीक्षण किया जाता है और इसमें ये देखा जाता है कि इसको उन्मुखता परीक्षण भी कहते हैं, कि प्रार्थी में इसमें ये देखा जाता है कि नए कार्य को सीखने की रुचि है कि नहीं, प्रवृत्ति है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उपरोक्त सातों के सातों परीक्षण किए जाते हैं। आवश्यक होता है तो जिन जिन परीक्षाओं का आवश्यकता होती है उन्हीं को इसमें से किया जाता है, सभी को करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है साक्षात्कार का। आज के ज़माने में कोई भी जो नियुक्ति है बिना इंटरव्यू या साक्षात्कार के नहीं होती, और ये एक महत्वपूर्ण तरीका है और ख़ासकर बड़े पदों में तो ये कॉमन है। आईएएस, यूपीएससी, इसके द्वारा भी इसमें भी साक्षात्कार के द्वारा ही अंतिम चरण को पूरा किया जाता है। और साक्षात्कार में चयनकर्ता और आवेदक दोनों आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और इसके द्वारा से आवेदक का मूल्यांकन किया जाता है। और आज के युग में तो साक्षात्कार के नए नए आयाम भी विकसित होते जा रहे हैं और साक्षात्कार के द्वारा आवेदक का व्यक्तित्व, ज्ञान, कला और कौशल को अच्छे से जांचा व परखा जा सकता है। साथ ही शारीरिक दोष की जानकारी भी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद जो पांचवा स्टेप है वो है भौतिक सत्यापन का। इस सत्यापन में प्रार्थी का संपूर्ण जीवन वृत्त माना जाता है। जन्म से लेकर वर्तमान तक कोई आपराधिक प्रकरण न हो, इस बाबत पुलिस विभाग से भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है। साथ ही चरित्र सत्यापन हेतु कम से कम 2 गणमान्य व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगे जा सकते हैं। और यदि प्रार्थी अन्य नियोक्ता के पास कार्य कर चुका है तो पुराने नियोक्ता से रेफरेंस या हवाला भी मांगा जाता है। और इन सब के बाद एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसको कि शारीरिक परीक्षण बोलते हैं, और ये उन्हीं का कराया जाता है जो अंतिम रूप से चुन लिए जाते हैं। इस परीक्षण में ये देखा जाता है कि उसका स्वास्थ्य सामान्य है या नहीं, उसे कोई महामारी या अन्य रोग तो नहीं है, इसकी जांच की जाती है। यदि प्रार्थी को कोई फैलने वाली बीमारी है तो उसको चयन सूची से अलग कर दिया जाता है। वर्तमान में तो सभी शासकीय और गैर शासकीय सभी संस्थाओं में बिना शारीरिक परीक्षण के कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं दी जाती है। जब छठवां चरण पूरा हो जाता है तो फिर सातवां चरण प्रारंभ होता है, जिसमें कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। प्रार्थी जब चुनाव की सभी प्रक्रियाओं में सफल हो जाता है, सभी परीक्षणों में सफल हो जाता है, तो उसको कार्य पर नियुक्त करने के लिए नियोक्ता द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है जिसको कि अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। इसमें पूरी उसकी सेवा शर्तें, उसका वेतन और अन्य शर्तों का भी उल्लेख होता है। और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र में 1 या 2 वर्ष के लिए अस्थायी सेवा बाबत हवाला भी दिया जाता है, जिसे कि प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा अवधि कहते हैं। और इसके बाद अंत में उसको कार्य पर नियुक्त किया जाता है, प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका अर्थ है कार्यभार ग्रहण करना। नियुक्ति पत्र में निहित शर्तों व तिथि के अंदर प्रार्थी को कार्य पर उपस्थित होना पड़ता है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही वह कार्यालय का कर्मचारी मान लिया जाता है। और उसके बाद जिस कार्य के लिए कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उस कार्य से कर्मचारी का परिचय कराकर उसको कार्य विधि को समझा दिया जाता है और उसको कार्य करने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं। और ऐसा नवनियुक्त कर्मचारी कुछ दिन अपने सीनियर या वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ काम करता है ताकि वो कार्यशैली से परिचित हो जाए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस को या चयन विधि को देखा। पूर्व परीक्षण होता है भीड़ कम करने के लिए, फिर रिक्त आवेदन पत्र का प्रेषण किया जाता है जिसमें पूरी जानकारी मंगाई जाती है अभ्यर्थी से,
फिर आवश्यकता पड़ने पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं जो 7 होते हैं और आवश्यकता के अनुसार से इनमें से परीक्षण किए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सातों परीक्षण करवाए जाएं। उसके बाद इंटरव्यू और फिर भौतिक सत्यापन होता है। उसके बाद शारीरिक परीक्षण किया जाता है ये देखने के लिए कि उसे कोई फैलने वाली बीमारी तो नहीं है। उसके बाद मेडिकल में सफल होने के बाद उसको नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है और उसके बाद अंत में उसे कार्य पर नियुक्त कर दिया जाता है।